are known as chelating agents. देखो पोली है जो मल्टी डेटेड है वो क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स हैं। दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर विद सेंट्रल एटम। ये क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, नोन एज चिलेट्स। इनको हम चिलेट्स कहते हैं। तो अब देखो ये एक लिगेंड है, ये है देखो डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट। बेटा ये बाइडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट बाइडेंटेड है। ये निकल के साथ रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है और इसको हम कहते हैं चिलेट्स। देखो ये बाइडेंटेड, ये बनाएगा रिंग स्ट्रक्चर किसके साथ, निकल के साथ। देखो ये निकल के साथ रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो निकल और ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहे, देखो निकल के साथ। देखो रिंग बन गई निकल के साथ, ये इस तरह दूसरा ये है। तो डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट के दो मॉलिक्यूल है, देखो डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट के दो मॉलिक्यूल हैं जो निकल के साथ क्या बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो ये रिंग बन गई, इसको हम कहते हैं चिलेट्स। तो इसका नाम होगा बिस। अच्छा बिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट ऑर्गेनिक है, इसलिए इसको इस्तेमाल करेंगे बिस, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है। देखो डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट का ये स्ट्रक्चर है, ये डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट। इसके मॉलिक्यूल हैं कितने, दो तो हैं, एक ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक वो आएगा इसमें, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हो गया बिस डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, क्योंकि इसके आखिर में ओ भी आ जाता है। तो बिस डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो निकल जीरो, निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जीरो है। अच्छा इसका जो कॉमन नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है, निकल डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट, निकल डाइमिथाइल
गैलेक्सी मेट, मगर आईपिक नेम ये होगा ऊपर वाला लिखा हुआ है कि बिस 2 बिस डायमीथाइल गैलेक्सी मेटो निकल 0। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्योंकि देखो कितने लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, यहां से 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 होगा, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ये बना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। अच्छा, अब आते हैं, अब आखिरी टॉपिक किसका था, यूज। ठीक है, यूज किसके, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टाइटेनियम का यूज है, वेनेडियम का यूज है, और उसके बाद आयरन का यूज है, आयरन के बाद इसका यूज है कॉपर का, जिंक का यूज है, मतलब सारे तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, मरकरी का भी यूज होगा शायद। अच्छा देखो, पहले आते हैं टाइटेनियम। ये टाइटेनियम को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल ज्वाइंट, मतलब ये आर्टिफिशियल जो ज्वाइंट होता है ना, कहीं हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल ज्वाइंट लगाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वाइंट इस टाइटेनियम प्लेट्स का लगा होता है। बोन प्लेट्स, हड्डी टूट जाती है तो देखिए हड्डी को जोड़ करके बोन की प्लेट्स लगाते हैं, मतलब इनके जो है स्टील की, हम कहते हैं, हम वैसे बोलते हैं स्टील की राड, वो एक्चुअली वो उसके अंदर क्या होगा, टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम की राड होती है, टाइटेनियम मेटल होता है जो महंगा भी होता है। स्क्रू, वहां पे जो स्क्रू लग जाते हैं, उसके अंदर जो स्क्रू भी लगते हैं ना उसको, मतलब वो जो प्लेट लगती है, राड लगती है, राड के अंदर जो स्क्रू लगते हैं वो भी टाइटेनियम के बने होते हैं। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स, डेंटल जो होते हैं, मतलब सबको कहते हैं किसी का दांत टूट जाता है ये वगैरह, ठीक है, तो तब भी इसको हम जो है वहां पे भी जो है टाइटेनियम यूज होता है। तो ये इसके क्या है, यूज है टाइटेनियम के। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेनेडियम का यूज, वेनेडियम को यूज किया जाता है एक तो बैटरीज के अंदर, जो बैटरीज बनती है उसके अंदर कैटलिस्ट है V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन पिगमेंट इन द ग्लास मेकिंग, ग्लास बनाने तो उसमें कलर देने के लिए, जो गिलास है उसको कलर देने के लिए ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को यूज किया जाता है। मतलब गिलास है उसके जो कलर देते हैं, डिफरेंट कलर के गिलास बनते हैं, उसके अंदर जो कलर देते हैं, उसके अंदर जो पिगमेंट, पिगमेंट कहते हैं कलर को, वो कलर के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को यूज किया जाता है कलर के लिए, गिलास के कलर देने के लिए। आयरन बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनती है, ब्रिज पुलें जो बनती है वो बन जाती हैं, टूल मेकिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ये पहले हमने पढ़ा भी था कि टूल स्टील पढ़ा था ना हमने, जिससे बहुत सारी स्टील की चीजें बनती हैं। अच्छा उसके बाद है कॉपर, कॉपर वायर, कॉपर वायर बनाने में, अलाइज भी कॉपर के होते हैं, ब्रास या ब्रॉन्ज, सैनिटरी वर्क जो होता है, सैनिटरी का जो काम होता है उसके अंदर भी कॉपर को यूज किया जाता है, ठीक है, शावर वगैरह या दूसरी जो सैनिटरी का काम होता है उसके अंदर भी कॉपर को, टूटी वगैरह। जिंक, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक की कोटिंग, कोटिंग करना। गैल्वेनाइजिंग का मतलब है आयरन है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कोटिंग विद जिंक। अलाई, अलाई बनता है जिंक का, ब्रास, यूज इन बैटरीज, बैटरीज के अंदर भी यूज करते हैं, जो बैटरी है उसके अंदर भी जिंक को यूज किया जाता है एज ए एनोड,
प्लाटिनम जो यूज होती है, मतलब व्हाइट गोल्ड जिसको हम कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, और एज ए कैटलिस्ट भी प्लाटिनम यूज होता है, प्लाटिनम को एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। मरकरी यूज इन थर्मामीटर, मरकरी को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर के अंदर, बीपी एपराट्स के अंदर, और अमलगम फॉर्मेशन के अंदर। तो ये इनके यूज से जो बुक में है बस। तो चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, तो ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं, एक चैप्टर और पीएमसी का रहता है, वो है बायोकेमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, तो पुराने जो बुक था बायो, मतलब पुराने बुक में जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, वो उसमें बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी चीजें शामिल थी। अभी के इसके अंदर, अभी जो नया सिलेबस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो है, प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम नहीं है इसके अंदर। हालांकि पीएमसी के सिलेबस के अंदर एंजाइम है, इसके अंदर एंजाइम नहीं है। अच्छा, फिर एंजाइम कहीं और से हमें पढ़ना पड़ेगा फिर। और मतलब बायो के अंदर है एंजाइम वैसे भी, मगर इसके अंदर उन्होंने सिलेबस में मतलब दिए ही नहीं है एंजाइम। और इसके अंदर विटामिन भी नहीं है, विटामिन ए, डी, ई, के, मगर क्योंकि पुराना जो सिलेबस है उसमें सोर्सेज भी उसके लिखे हुए थे, मतलब उनके सोर्सेज क्या है, और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं, पढ़ा होगा ना अपने बायो के अंदर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन के, फेलियर ऑफ ब्लड क्लोटिंग, खून मतलब जमेगा नहीं, जो खून की मतलब ब्लड की क्लोटिंग होती है ना, सपोज कहते हैं बॉडी के कहीं कट लग जाता है तो खून वहां से बहना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो खून, जो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, इसका मतलब बॉडी में से खून बह जाएगा, डेथ भी हो सकती है, लाजिम बात है। मतलब ये विटामिन के क्या करता है, खून की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग कर देती है। अच्छा, फिर जो विटामिन सी है, विटामिन सी क्या होता है इसे, विटामिन, अच्छा, बेरी बेरी कॉलेज होता है, हार्ट फेलियर, मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है। अच्छा, और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिससे मतलब ये जो है, मैं बता देता हूँ, एक और इसके विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, स्कर्वी होती है। अच्छा, इस तरह जो विटामिन डी, रिकेट्स, इसलिए इसको एंटी रिकेट्स कहा जाता है, मतलब ये विटामिन है, शायद बायो में आप लोगों ने पढ़ी हो, ये पुराने सिलेबस में अंदर चीजें शामिल थी, अभी नहीं है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भाई, मेडिकली तो आपको तो अहमियत है ना चैप्टर की, जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है वो तुमने काट दिया है। अच्छा, तो पहले पहले पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बेटा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनकी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है हमें, और जितने बॉडी के फंक्शंस हैं वो भी एक्टिवेट रहते हैं। इन सबको
उन सबकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में पहले सबसे पहले जो आता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, जनरल फार्मूला इनका होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जनरल फार्मूला CxH2O Y। अच्छा, इनको कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट से कहा गया क्योंकि जब इनको डिस्कवर किया गया था, जब इनको अर्ली डिस्कवर किया गया था, तो उनके अंदर कार्बन और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही था जो वाटर वाला है, मतलब इसलिए इनको नाम रखा गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन के हाइड्रेट है ये, और इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होगा जो वाटर के अंदर पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो 2:1 है। देखो 2:1 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। अच्छा, सक्रोज है C12H22O11, तो इसमें भी क्या है 2:1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब इनको कार्बोहाइड्रेट्स को अर्ली डिस्कवर किया गया था, तो इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, वाटर वाला था, इसलिए इनका नाम रखा गया कार्बोहाइड्रेट। मगर बाद में जब स्टडी की पता चला तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो 2:1 वाला है, मगर वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। मतलब जब आगे स्टडी की पता चला कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो 2:1 वाला है, मगर वो कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं, जैसे एसिटिक एसिड। अब देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, C2H4O2, 2:1 है, मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड, HCHO या CH2O, 2:1, मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन जो शुरुआत में आई थी ये रॉन्ग हो गई, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनके अंदर ये फार्मूले को ओबे नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स नए दरियाफ्त हुए वो उस फार्मूले को ओबे नहीं कर रहे थे। एक कंपाउंड है रहीमनोज, C6H12O5 फार्मूला इसका है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ये C6H12O5। अब तो इस फार्मूला को ओबे कर रहा है, 2:1 है इसमें, नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स। मगर ये कार्बोहाइड्रेट है। या डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी का मतलब उसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो वो भी है तो कार्बोहाइड्रेट, मगर फार्मूले को भी। तो शुरुआत मतलब ये तब की बात है जब ये कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया गया था, दरियाफ्त हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स, तब की बात है कि समझा गया था कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर वाला होता है, 2:1 में है। मगर फर्दर स्टडी से पता चला कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फार्मूले को भी नहीं करते, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, फार्मूला को भी कर रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। आजकल इसकी डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स की जो आजकल लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉली का मतलब जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, साथ में क्या होगा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। या सच कंपाउंड्स
which on hydrolysis, which on hydrolysis produce polyhydroxy अल्डेट और कीटोन। मतलब कहते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेट कीटोन है या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप लोग, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेट कीटोन मिलेगा। जैसे स्टार्च है, जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करते हैं ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेट है, ठीक है। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेट है। तो इसका मतलब है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेट या कीटोन है, ठीक है। अच्छा चले एग्जांपल इसकी, देखो ये ग्लाइसरॉल अल्डेट है, या अल्डो ट्राइओज भी पढ़ते हैं इसको। देखो बेटा अल्डो ट्राइओज, ट्राई का मतलब तीन, मतलब ये समझे कार्बोनेट्स का पहला मेंबर हो गया। कार्बोनेट्स यहां से स्टार्ट होते हैं, ये कार्बोनेट का समझे पहला मेंबर हो गया। देखो इसमें अल्डेट ग्रुप है, ये अल्डेट ग्रुप हो गया, अल्डेट के साथ दो OH ग्रुप लगे हुए, अल्डो ट्राइओज हो गया, अल्डो ट्राइओज। अल्डो टेट्रोज भी होता है, टेट्रोज चार कार्बन होंगे, अल्डो पेंटोज भी होता है शुगर, अल्डो हेक्सोज भी होता है ग्लूकोज। देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट यहां से हुआ, ये स्टार्टिंग मेंबर है, ये इसका स्टार्ट वाला मेंबर है बस, ठीक है। कम से कम इसमें कितने कार्बन होंगे, तीन, तीन से स्टार्ट होगा ये। मतलब जैसे हम कहते हैं अल्केन स्टार्ट होते हैं मीथेन से, इथेन फिर दूसरा मेंबर प्रोपेन, साइक्लो अल्केन स्टार्ट होते हैं प्रोपेन से। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ये इसका समझे पहला मेंबर है, अल्डो ट्राइओज या ग्लाइसरल अल्डेट। ग्लाइसरल अल्डेट्स का क्या ये पहला मेंबर है। अच्छा अब देखो ये हो गया, CH2 हो गया, CH2OH, कितने कार्बन हो गए टोटल, बेटा चार हो गए। देखो ये बीच में CHOH होल टू, मतलब दो मरतबा CHOH आएगा, तो ये भी क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉली क्योंकि ज्यादा OH ग्रुप है, टोटल चार कार्बन, चार में कितने पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तीन पे, एक पे क्या लगा हुआ है, एक पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं अल्डोटेट्रोज। टेट्रोज का मतलब चार। अच्छा अब देखो इसको CHO भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको, अल्डिहाइड को आप लिख सकते हो CHO, फिर CHOH होल थ्री, CH2OH, अल्डोपेंटोज, अल्डो पेंटोज है ये, या राइबोज शुगर। CHO CHOH
होल 4 CH2OH, क्या होगा बेटा? क्या होगा ये? अल्डो हेक्सो। तो ग्लूकोज ये, तो ग्लूकोज अल्डो हेक्सोज होता है। ग्लूकोज क्या है? अल्डो हेक्सोज। अच्छा अब आते हैं, ये क्या है? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसमें, तो उसमें अल्डेट था, इसमें कौन सा ग्रुप है? बीच में लगा हुआ है ना कार्बन डबल ऑक्सीजन, तो कीटोन है। देखो ये अल्डो है, ये अल्डो ग्रुप अल्डेट ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। देखो इसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अल्डेट। इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो उसको क्या कहेंगे हम? कीटो हेक्सोज। तो ये है फ्रक्टोज। क्या ये? कीटो हेक्सोज है। और अल्डिहाइड क्या है? वो सॉरी अपना जो ग्लूकोज है अल्डो हेक्सोज। जो ग्लूकोज है वो है अल्डो हेक्सोज। तो इसका मतलब है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, या ऐसे कंपाउंड्स होंगे जब उनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे। समझे ना? उनके हाइड्रोलाइसिस से वो कंपाउंड आपको मिलेंगे। उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेस कौन से हैं? जितने किस्म के अनाज हैं, गंदम है, मकई है, चावल है, पटाटोज है, शुगर है, हनी है, ठीक है, चक्कंदर जो होता है, ठीक है, बीट रूट वो उसका सोर्स है, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स हैं। हमारी बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसका मतलब हमारी बॉडी को जो ज्यादा एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट है वो क्या? कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जाहिर है हम खाने में क्या खाते हैं? अनाज तो खाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वो उसी से मिलती है हमें। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है किसका? 60 to 80%, 60 से 80% जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि रोजाना बंदे को, एक नॉर्मल बंदा है ना, सबको कहते हैं नॉर्मल क्लाइमेट में वो काम करता है, भले वो हार्ड कोई काम ना करे, फिर भी अगर पढ़ने का काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको रोजाना 2500 से 3000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। मतलब रोजाना हमें 2500 से 3000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा वो 2500 से 3000 कैलोरीज कहाँ से मिलेंगी? लाजिम बात है, हमें जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, उसी से मिलती है। तो मेजर न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन भी है। सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर पर प्रोटीन नहीं, लिपिड्स। सेकंड नंबर पर प्रोटीन नहीं, लिपिड्स। लिपिड के बाद तीसरे नंबर पर आती है प्रोटीन। मतलब सबसे मेजर जो न्यूट्रिएंट है एनर्जी सप्लाई वाला, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड। लिपिड के बाद जो प्रोटीन है वो भी हमें एनर्जी सप्लाई करती है उस सूरत में जब बाकी न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ना मिले तब। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटीन भी एनर्जी सप्लाई करेंगे। नहीं तो प्रोटीन का काम एनर्जी सप्लाई, न्यूट्रिएंट नहीं है, बिल्डिंग और रीबिल्डिंग ऑफ द टिश्यू। टिश्यू जो है बिल्डिंग रीबिल्डिंग, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस, उन्हीं के लिए वो जो है वो फोकस है। एनर्जी सप्लाई नहीं है, मगर जब दूसरे सोर्स से एनर्जी ना मिले तो प्रोटीन भी एनर्जी सप्लाई करती हैं। अच्छा तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो
जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें हम खाते हैं, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब स्टार्च होता है। जो अनाज है उसके अंदर क्या स्टार्च है, तो वो जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, जो एक तो बक्कल डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट बाउल से होती है, ठीक है, जो सिलेवरी ग्रैंड से सिलेविया सीक्रेट करते हैं, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, और उसके बाद आगे फूड जाता है इसमें स्टमक में, वहां सक्रोज की लिमिटेड हाइड्रोलाइसिस होती है। आगे जो हाइड्रोलाइसिस होती है इसकी, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज कन्वर्ट किसमें, माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा उसके ऊपर, और कन्वर्ट किसमें करेगा, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ब्लड के जरिए बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है, स्लो कंबस्शन होती है उसकी, स्लो कंबस्शन का मतलब सपोज करते हैं डेली का रूटीन काम करते हैं, रूटीन काम में वो एनर्जी यूज होगी। अच्छा, जो सपोज करते हैं ग्लूकोज बचेगा, सपोज करते हैं आपको एनर्जी से जितनी जरूरत थी वो तो मिल गई, बाकी जो ग्लूकोज बचेगा वो लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का पॉलीमर बन जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब हम रोजा रखते हैं, अभी रमजान आने वाला है, रोजा रखेंगे, तो वही जो बॉडी में रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होगा ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे इसको। अच्छा, टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो अभी चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, इसी का टेस्ट होगा जो अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड चैप्टर, टी ब्लॉक एलिमेंट्स।